हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और जो सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो स्वर को कितने भागों में बांटा है ये देखना है। ऑप्शन ए प्लुस स्वर, ऑप्शन बी हस्र स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर या ऑप्शन डी द्वैत स्वर। तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। द्वित स्वर में नहीं बांटा, स्वरों को संयुक्त स्वर में बांटा गया है, हास्य स्वर में भी और प्लित स्वर में भी। हास्य स्वर की संख्या 4 होती है, छोटा छोटी छोटा ऊ ऋषि। और दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है, बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, ए बड़ा ए औ बड़ा ओ। और मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। हास्य स्वर जिसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर जिसे 2 मात्रिक कहते हैं और प्लस स्वर जो त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला की ऋषि ध्वनि है। तो ध्वनि का है क्या, स्वर है, व्यंजन है, क्या है? ऋषि जो है ऑप्शन ए स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या अर्ध स्वर है। तो ऋषि जो है एक स्वर है और ये मूल स्वर है। हास्य स्वर की गिनती में आता है। ये हास्य स्वर की संख्या 4 है, छोटा आ, छोटी छोटा ऊ और ऋषि। तो इस प्रकार ये हास्य स्वर के अंतर्गत आता है। ओष्ठीय अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठीय भी हो, अल्पप्राण भी हो और घोष भी हो। तो ओष्ठीय पावर के सभी वर्ण आते हैं। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है और घोष का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बा, जो ओष्ठीय भी है, अल्पप्राण भी है और घोष भी है। अगला प्रश्न है, इसका विश्लेषण दे रखा है। भा जो है ओष्ठीय है, महाप्राण है और घोष भी है। और बा जो है ओष्ठीय है, अल्पप्राण है और घोष है। पा जो है ओष्ठीय है, अल्पप्राण है और अघोष है। फा ओष्ठीय है, महाप्राण है और अघोष है। अगला प्रश्न है, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो तालव्य ध्वनियों को पहचानना है। ऑप्शन ए च या छ, ऑप्शन बी जा या झ, ऑप्शन सी टा या ढ या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक ध्वनियाँ तालव्य की हैं या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तालव्य च वर्ग की सभी ध्वनियाँ तालव्य के अंतर्गत आती हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, चा वर्ग के सभी वर्ण जो हैं तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये उसी प्रश्न में से प्रश्न बना दिया गया है। तो चा वर्ग के सभी वर्ण तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सीधा सही। इसका विश्लेषण देखते हैं। कंठीय कंठीय के आधार पर जो उच्चारित किए जाते हैं वो क वर्ग के सभी वर्ण होते हैं। तालव्य में चा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं और मूर्धन्य में ट वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, मूर्धा होता है। और दंतीय त वर्ग के सभी वर्ण दंतीय के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा वर्ग के सभी वर्ण जो हैं ओष्ठीय आधार पर आते हैं। तो ऑप्शन ए दंतीय, ऑप्शन बी ओष्ठीय, तो ओष्ठीय आधार पर आते हैं। अगला प्रश्न है, तालव्य में चा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं और कंठीय में का वर्ग के सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए कंठ के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इसका विश्लेषण है। ओष्ठीय पा वर्ग, दंतीय ता वर्ग और तालव्य चा वर्ग के सभी वर्ण और कंठीय का वर्ग। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी शब्द में त्रय वर्षों के योग से बना है। तो त्रय शब्द में त्रय जो है वर्णों के योग से बना है, ये वर्ण है, वर्ष गलत कर दिया। तो तय जो है किन दो वर्णों के मेल से बना है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन है तो 2 वर्ण के अंदर शामिल है, कौन कौन से हैं? ती प्लस रा, ऑप्शन बी ता प्लस रा या ऑप्शन सी ता प्लस रा या ऑप्शन डी ता हलंत प्लस रा हलंत। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ता हलंत प्लस रा से त्रय वर्ण बना है। वर्णमाला से संबंधित सभी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कुछ भी वर्णमाला से प्रश्न नहीं आएगा।
क्योंकि इसमें बहुत विस्तार से और विवरण देके दे रखा है और बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो असंगत युग्म पहचानना है। ऑप्शन ए, ना जो है दंतीय वर्ण है, दंतीय वर्ण उसके अंतर्गत आता है ना। कंठी के अंतर्गत घा आता है। या ऑप्शन सी, या जो है मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी, बा जो है ओष्ठ्य के अंतर्गत आता है। तो असंगत पूछना है इसमें, जो गलत इसका मेल ना खाता हो। तो या जो है मूर्धन्य, यही गलत है। या जो है अंत्यस्थ व्यंजन है ये, न दंतीय के अंतर्गत आता है, घ कंठीय के, बा ओष्ठ्य के। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। यहाँ दे रखा है इसका विस्तार। कंठी में क वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, तालव्य में च वर्ग के सभी वर्ण आते हैं और मूर्धन्य में ट वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, दंतीय में त वर्ग के सभी वर्ण, ओष्ठ्य में प वर्ग के और अंत्यस्थ में 4 वर्ण होते हैं अंत्यस्थ के अंतर्गत जो आते हैं उच्चारित। तो या, रा और ला, वा। अगला प्रश्न है, सर्वज्ञ शब्द में प्रयुक्त व्यंजन ज्ञ किन वर्णों के योग से बना है। तो ये पहचानना है। ऑप्शन ए, जय प्लस जय हलंत प्लस हुआ है। ऑप्शन बी, जय प्लस यह, या ऑप्शन जय हलंत प्लस यह। ऑप्शन डी, जय प्लस हुए। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जय हलंत प्लस हुए के योग से गैस संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म पहचानना। तो इसमें असंगत युग्म पहचानना है, कंठे के अंतर्गत आता है या नहीं। या ऑप्शन बी, शाह तालव्य के अंतर्गत है या नहीं। ऑप्शन सी, ठा मूर्धन्य। या ऑप्शन सी, ओष्ठ्य। तो है जो है कंठे के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि कंठे में क वर्ग के सभी वर्ण है और विसर्ग आता है कंठे में, और तालव्य में ये और श आता है और च वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। ये और श और च वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। मूर्धन्य में ट वर्ग के सभी वर्ण आते हैं और र और पेट चिरा श आता है। और दंतीय में त वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। तो ये गलत है, ये दंतीय का ओष्ठ्य का नहीं, ओष्ठ्य में प वर्ग आता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बल्कि दंतीय में ल और श आता है और प वर्ग के सभी वर्ण आते हैं दंतीय में। ओष्ठ्य में प वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है, इसका वर्ण विस्तार दे रखा है। देखो ये दे रखा है, कंठे में क वर्ग के सभी वर्ण है और विसर्ग। ओके, ठीक। और तालव्य में च वर्ग के सभी वर्ण और ये और श आता है। बिल्कुल ठीक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एक बार देख लिया तो बिल्कुल इसके बाहर जो है पढ़ने की जरूरत नहीं। मूर्धन्य ट वर्ग के सही वर्ण और र और श, बहुत इंपॉर्टेंट है। दंतीय त वर्ग और ल श, 2 वर्ण आ गए, ये भी ठीक है बिल्कुल। और प वर्ग के सही वर्ण और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सूची का मिलान करना है। तो स जो है दंतीय है, तो दांत आ गया यहाँ पर, तीसरा हो जाएगा। स जो है तीसरे पे आ जाएगा, तो इसे मिलाते हैं। ए जो है 3 नंबर, तो यहाँ पर 4 और 2, और ये पेट चरा ये उस पे मूर्धन्य पे है ये, तो ए हो जाएगा। स तालव्य पे है और न दंतीय पे है। तो उसमें पहचानना हमें, ए जो है ए का 3 ये है और बी का 1 सही है। 4 तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर सारणी दी गई है, कंठीय के अंतर्गत कौन से बढ़ाते हैं, ये छोटा बड़ा और बाकी क वर्ग, ये और श और च वर्ग, र श मूर्धन्य में ट वर्ग, दंती में ल श और त वर्ग, और ओष्ठी में प वर्ग और छोटा ऊ बड़ा ऊ, और नासिके में ये 5 वर्ण आते हैं। तृतीय वर्ग का 5वां वर्ण जो है नासिका व्यंजन के अंतर्गत आता है। तृतीय वर्ग का 5वां वर्ण नासिक के अंदर आता है। कंठ तालव्य छोटा है बड़ा है। अंतस्थ 4 वर्ण होते हैं, या र ल व। ऊष्मीय 4 वर्ण होते हैं, श और है। अगला प्रश्न है हमारा, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती। तो किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, वो कौन सा वर्ण है। तो ये पहचानना हमारा, ये ऑप्शन डी घा जो है ये कंठ से उच्चारित होता है, जो तालु से नहीं टकराती। तो ऑप्शन घ हो जाएगा। बाकी च वर्ग तालु से जैवी और ये च वर्ग के सभी वर्ण है और ये और श तालव्य है। तो तालु का यहाँ पर जो है शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वह देख लें जो तालु से अलग हुए है वर्ण। तो ये सब तालु से मिला हुए हैं, तालव्य से। घ ऑप्शन डी जो है कंठ से मिला हुआ, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जिन प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, पंचम वर्ण जो है वो अनुनासिक। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? शंकर हिंदी, ऑप्शन बी अतः प्रातः, ऑप्शन सी अह और विसर्ग, ऑप्शन डी चांद या सांस। तो अनुनासिक का प्रयोग हुआ है तो ऑप्शन हमारे किस में हुआ है? तो डी, ऑप्शन डी में हुआ है। चंद्र बिंदु का जहाँ होता है वो अनुनासिक ध्वनियों के अंतर्गत होता है, क्योंकि अनुनासिक ध्वनियाँ जो है नाक और मुख दोनों से उच्चारित की जाती हैं। हवा जो है नाक और मुख दोनों से निकलती है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ओष्ठीय वर्ण किस विकल्प में है? तो ओष्ठीय वर्ण को पहचानना है, ये प्रैक्टिस है बार बार की, जो जिसे जल्दी हो जाएगा, प्रैक्टिस से चीज याद होती है। ऑप्शन ए का वर्ग खा, ये का वर्ग है, ये कंठीय के अंतर्गत आएगा। छोटा छोटी ऋषि विसर्ग, ये छोटा तो कंठी है लेकिन ई जो है तालव्य के अंतर्गत आता है और ऋषि मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। तो ये तो हमारा होगा नहीं। ओष्ठ्य पहचानना, पा वर्ग के सही मार, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। ये पा वर्ग ओष्ठ्य अंतर्गत आता है। ता वर्ग था धा धा, ये जो है दंतीय वर्ण है सर, ऑप्शन डी। अगला ऑप्शन हमारा सही है इसका सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। वो पहचानना कौन कौन से हैं? छह, त्रय, ज्ञ, श्रय, या ऑप्शन बी थ फ, ये तो है नहीं, ये तो वर्ण है, स्पर्श वर्ण है, ये तो स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन सी ये ऊष्मी व्यंजन है। ऑप्शन डी ये अंत से व्यंजन है जो 4 होते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं और ये चारों के चारों ये है, क्षत्रिय, त्रय, ज्ञ और श्रय। तो इन चारों संयुक्त व्यंजनों का निर्माण 2 वर्णों के संयोग से होता है। तो का हलंत प्लस शा से तो 6 का होता है। त्रय का होता है हलंत प्लस रैग से होता है। और ज्ञ का जय हलंत प्लस उमय से होता है। और श्रय का निर्माण होता है शय, बड़ा शय हलंत प्लस रा से होता है। ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो कौन सा समूह सही नहीं है उच्चारण के आधार पर? तो ओष्ठीय पा वर्ग के सही बनाते हैं, सही है। कंठीय में क वर्ग के सही बण होते हैं, तो वो चारों को चारों हैं, सही है। मूर्धन्य में टा वर्ग होता है, इसमें यहाँ पर चा वर्ग देखा तो ये गलत है, ये तालव्य के अंतर्गत आएंगे। वर्षीय होता है सा रा ला ना, ये सही है, बाकी सब सही है। वर्ष से भी 4 वर्ण होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे देख लेना, ये न ल र और श, ये वर्षीय वर्ण है। अगला प्रश्न है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। तो कंठ से जो बोले जाते हैं वो कौन से वर्ण हैं? डा और ढा ये मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धा भाग से। गा ये कंठ से बोले जाते हैं। ऑप्शन बी ये का वर्ग के वर्ण हैं जो कंठीय से उच्चारित होते हैं। ये रा और सा ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं और ये चा तालव्य से होते हैं। कंठी से ये होता है कै ख घ है और विसर्ग, यहाँ विसर्ग होता है। और तालव्य में च वर्ग के सभी और यश होता है, ये और श। मूर्धन्य में ट वर्ग और रा और शा और ऋषि ये होते हैं। अगला प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4th। यहाँ पर ये ऋषि जो है स्वर है जो केवल एक स्वर वर्ण है जो मूर्धा से बोला जाता है। और रा और शा ये व्यंजन है, ये ट वर्ग के सभी वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? जो अमानक है, जो हमारे वर्णमाला में उल्लेख नहीं होता, उनकी गिनती नहीं होती, वो कौन सा वर्ण है? आ का होता है वाह, ये बी, ऑप्शन बी है जिसका उल्लेख नहीं है हमारे वर्णमाला में। बाकी शाम है, बाकी शेष सभी जो है वर्णमाला में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो दंत ता वर्ग के सही वर्ण दंत से होते हैं और ला और शा वर्ण भी जो है दंत से उनका उच्चारण होता है। तो पा ये ओष्ठीय है, ना क्या है ये, यही है दंती है ना। गा ये कंठी है, चा ये तालव्य है। तो इसका विस्तार देखते हैं। क वर्ग छोटा बड़ा कंठ से होते हैं और ये तालव्य से चा वर्ग और छोटी बड़ी, मूर्धा से टा वर्ग और ऋषि, और दंत से ता वर्ग, ओष्ठीय से पा वर्ग छोटा बड़ा, कंठ तालव्य ए और ओ, कंठ ओष्ठीय औ और बड़ा औ। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालव्य व्यंजन पहचानना है इसमें। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। तो तालव्य में चा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, तो चा वर्ग का ये जा चा वर्ग का ही वर्ण है।
ये ओष्ठीय का है, ये कंठीय का है, ये मूर्धा का है। तो इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। ये बार बार आने से जो है हमारे जहन में एकदम से याद हो जाएगा। ये छोटा बड़ा और कै वर्ग और है, ये कंठी आते हैं और विसर्ग और होता है इसमें। और ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, ये दंती हैं, ये ओष्ठी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन की पहचान करनी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श, श और हा। तो यहाँ पर हा दिखा रखा है हमें, तो यही ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन है। ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन है, श, श, श और हा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो कंठ को पहचानना है। त, ग, फ, प या च। तो कंठ में जो है कै वर्ग के सही बण आते हैं, तो कै वर्ग का ये बण है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। यहाँ पर तालव्य भी बताना है, महाप्राण भी और घोष भी। तो यहाँ पर थोड़ा ये कठिन हो जाता है और ये तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस होगी। तो ऑप्शन ए ठा। तो ये ठ वर्ग का है और ये अघोष है, घोष नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये बेकार ऐसी जो है गलत हो गया। ये अघोष होता है पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, बाकी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण घोष कहलाता है। तो ट और ठ ये पहली दो आगे, तो ये अघोष है, तो ये गलत हो गया हमारा। ये अब दूसरा देखते हैं, च और छ, ये भी गलत हो गया क्योंकि घोष और तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होता है, ये भी गलत हो गया। अब देखना हमें ये झा, तो ये तालव्य तो है और घोष भी है। महाप्राण देखना, तो अल्पप्राण होता है पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। तो ये चौथा वर्ण है, तो हमारा ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये तालव्य भी है, महाप्राण भी है, चौथा वर्ण है ये, और घोष भी है, चौथा है, क्योंकि घोष तीसरा चौथा पांचवा, महाप्राण दूसरा और चौथा, और तालव्य तय वर्ग का ये वर्ण है। थ ये तय वर्ग का है और अघोष है, क्योंकि पहले दूसरे क्रम का है ये, और पहला दूसरा अघोष आता है, ना कि घोष। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण पंचम अक्षर है? तो कौन सा वर्ण पंचम अक्षर है ये पहचानना है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण पंचम अक्षर कहलाता है, जिसका उच्चारण अनुनासिक होता है। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी गा, ऑप्शन सी सा। तो ये ओष्ठीय है, ओष्ठीय वर्ग का पंचम अक्षर है माँ, तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ये पंचम अक्षर है 5, ये कै वर्ग का अंतिम अक्षर है, ये ट वर्ग का, वो च वर्ग का, ये ट वर्ग का, ये तय वर्ग का, और ये प वर्ग का अंतिम अक्षर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान करने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, कंठीय महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठीय भी हो, महाप्राण भी और घोष भी हो। तो मैं अभी बताया था, कंठीय क वर्ग के सही बढ़ाते हैं, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, और घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये पहला दूसरा वर्ण है कंठीय का, जो कि अघोष के अंतर्गत आता है, ना कि घोष के। क वर्ग ये भी गलत हो जाएगा, पहला वर्ण है। ये पांचवा वर्ण है, वो महाप्राण यहाँ पर दूसरा महाप्राण की परिभाषा होती है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, वो ये पांचवा वर्ण है, तो ये हो नहीं सकता। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ हमारे 25% कंप्लीट होते हैं, और रोज हम जो है 25% कराते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है।